हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 8 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 7 अप्रैल 2023 को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और रोज़ सुबह 6 बजे करवाई जाती है। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम समय में आपको पूरी क्लास का रिवीजन करवाया जाता है। फिर चाहे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो या फिर लर्न टॉप क्वेश्चंस हो, एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोट किया जाता है और उसके बाद में पूरे पॉइंट का सब कुछ यहाँ पर रिवीजन करवाया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी की सारी जो पीडीएफ है डेली करंट अफेयर्स की, वो सभी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि लिंक काम नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वो लिंक काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @टाइम सेविंग क्लास। और जैसे ही आप इतना लिख कर सर्च करेंगे, लेकिन आपको ध्यान देना है जैसा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ दिख रहा है @टाइम सेविंग क्लास, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है। और जैसे ही आप इतना लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विद एजे के नाम से। उस चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है और वहाँ से आप इन जो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ हैं उनको आप वहाँ से एकदम मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 में मनाया गया है, इसकी थीम क्या रखी गई है। तो इसकी थीम रखी गई है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लेनेट। और ये कब मनाया गया है, तो आपको बताना है कि ये 6 अप्रैल को मनाया गया है। और ये दिवस जो पहली बार है कब मनाया गया था, 2014 में मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है, तो 6 अप्रैल 1896 को जो पहला ओलंपिक खेल हुआ था एथेंस में, उसी लिए जो दिन रखा गया है 6 अप्रैल का, इसीलिए ये 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपको कौन कौन से प्रश्न याद रखने हैं, 4-5 प्रश्न याद रखने हैं। तो ये कौन कौन से प्रश्न हैं, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है इसको कब मनाते हैं, तो ये 6 अप्रैल को मनाते हैं। जो दिवस 2023 में इस बार मनाया गया है उसकी थीम क्या है, तो उसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लेनेट। 2 प्रश्न ये हो गए। तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार ये 2014 में मनाया गया था। तीसरा प्रश्न ये याद रखना है। और चौथा प्रश्न ये याद रखना है कि जो पहला ओलंपिक खेल है ये कब हुआ था, तो ये 6 अप्रैल 1896 को हुआ था, इसीलिए 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चौथा प्रश्न ये हो गया। अगर 5वां प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है वो ये है कि जो पहला ओलंपिक खेल है ये कहाँ हुआ था, तो ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से आपको 5 प्रश्न याद रखने हैं। पूरे पूरे कितने प्रश्न याद रखने हैं, 5 प्रश्न याद रखने हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों को, और लल्लन टॉप प्रश्नों में अपना सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है इसको कब मनाते हैं, तो इसको 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो 5 अप्रैल 1999 को जो SS लॉयल्टी जहाज़ है उसकी पहली यात्रा शुरू हुई थी। और इसकी पहली यात्रा कहाँ से कहाँ तक हुई थी, मुंबई से लेकर लंदन के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 5 अप्रैल 1999 को। इसीलिए 5 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। और जहाज़ का नाम भी आपको याद रखना है, जहाज़ का नाम क्या है, SS लॉयल्टी जहाज़। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है ये कब खेला जाएगा, तो ये 2024 में खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा, पेरिस में खेला जाएगा। पेरिस की बात करेंगे तो ये पेरिस जो है किस देश की राजधानी है, पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। और अगर पूछा जाए कि ये किस नदी के किनारे है, तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो WHO है यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल के दिन। और कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसीलिए 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व लीवर दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। यहाँ से आपको 3 डेट याद रखनी है। एक याद रखनी है 22 मार्च
और एक याद रखनी है 22 अप्रैल और एक याद रखनी है 22 मई। देखो 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस होता है। 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है। 22 अप्रैल को क्या होता है, पृथ्वी दिवस होता है। और 22 मई को क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों डेट आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को कब मनाते हैं। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए कि ये 24 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो 73वां संविधान संशोधन है ये कब लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। और ये जो 73वां संविधान संशोधन है किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसीलिए जो पंचायती राज दिवस है इसको प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम बात करेंगे पंचायतों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 11 में है। और अनुसूची नंबर 11 में कितने विषय हैं, अनुसूची नंबर 11 में 29 विषय हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पंचायत से संबंधित भाग कौन सा है, तो भाग हो जाएगा इससे संबंधित 9। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। ये जो ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल है ये पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। और पोलैंड की राजधानी पूछी जाए तो पोलैंड की राजधानी क्या है, वारसा है। और वारसा जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये वास्तुला नदी के किनारे स्थित है। और 2023 में ये जो पुरस्कार है किसको प्रदान किया गया है, व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। और ये जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं कहाँ के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न कि पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है। सबसे पहला प्रश्न कि पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल। उसके बाद में दूसरा प्रश्न, पोलैंड की बात आई है तो पोलैंड की राजधानी क्या है, पोलैंड की राजधानी है वारसा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो वारसा है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये वास्तुला नदी के किनारे स्थित है। अब जो अपना मेन क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो चौथा प्रश्न ये बनेगा कि जो ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल है जिसको हम पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान कहते हैं, ये अभी हाल ही में किसको प्रदान किया गया है, तो ये जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को प्रदान किया गया है। 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न ये याद रखना है कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं ये कौन है, तो ये हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है, तो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। तो ये 5 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। बात आई है यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी तो आपको पता ही होनी चाहिए कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइम पत्रिका के द्वारा हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो ये भी जेलेंस्की को चुना गया है। ये वही है जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ऑपरेशन गंगा जो है ये किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन में चलाया गया था भारत देश के द्वारा। यूक्रेन में जो फंसे भारतीय थे उनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन गंगा चलाया गया। ऑपरेशन दोस्त किसने चलाया, ऑपरेशन दोस्त भी जो है ये भारत के द्वारा चलाया गया। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था वहां पर उनको मदद पहुंचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। उसके बाद में अगर पूछा जाए ऑपरेशन देवी शक्ति, तो ऑपरेशन देवी शक्ति कब चलाया गया था, अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय लोग थे उनको वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है एबेल पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, तो एबेल पुरस्कार जो 2023 है ये लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है, लुइस कैफेरेली को प्रदान किया गया है। इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स। सरस्वती सम्मान 2022 में किसको दिया गया है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए दिया गया है शिव शंकरी को। और ये कौन है, एक तमिल कवि हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है। वित्त वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक जीआई टैग पाने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल। कौन सा हो जाएगा, केरल हो जाएगा। बात आई है जीआई टैग की, तो जीआई टैग का अधिनियम कौन से वर्ष का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1999 का।
और जीआई टैग अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 2003 में। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को। और कब दिया गया था? 2004 में दिया गया था। अगर पूछा जाए कि जो जीआई टैग है ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो ये जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो गमोचा का जीआई टैग किस राज्य को मिला है? तो गमोचा के लिए जो जीआई टैग है ये असम राज्य को मिला है। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को भी जीआई टैग दिया गया है। इसी प्रकार सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र से संबंधित है। देखो, सफ़ेद प्याज पूछे या वाटा कोलम चावल पूछे, ये दोनों कहाँ के हैं? ये दोनों हैं महाराष्ट्र के। उसके बाद में अगर पूछा जाए सुंदरजा आम को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध मध्य प्रदेश से है। उसके बाद में पूछा जाए नागरी दुबारजा चावल का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ से है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। बनारसी पान और बनारसी लंगड़ा आम को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध है वाराणसी से। मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध बिहार से है। रक्त से खुबानी को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध लद्दाख से है। ब्रांडी को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? स्पेन से है। मुरैना की गजक को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। और बसहोली चित्रकारी को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध कहाँ से है? इसका संबंध हो जाएगा जम्मू से। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। मैरी लिबोन जो क्रिकेट क्लब है ये कहाँ है? ये लॉन्डर्स के मैदान में है। और लॉन्डर्स के मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में है। और ये जो लॉन्डर्स के मैदान है इनको क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। तो ये जो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब है, इस क्लब के द्वारा अभी हाल ही में 19 क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की गई है। और इसमें से कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? इसमें से 5 भारतीय खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं इन 5 भारतीय खिलाड़ियों के नाम। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो क्रिकेट का मक्का है किसको कहा जाता है? लॉन्डर्स के मैदान को कहा जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। लॉन्डर्स के मैदान कहाँ है? इंग्लैंड में है। ये 2 प्रश्न हो गए। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब कहाँ है, तो मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब इंग्लैंड के लॉन्डर्स के मैदान में है। तो ये 3 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। तो इनके नाम क्या क्या हैं? इनके नाम हो जाएंगे महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, झूलन गोस्वामी, सुरेश रैना और मिताली राज। इन 5 क्रिकेटरों को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि जो क्रिकेट पिच की लंबाई होती है 22 गज होती है। तो इसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्धारण किया गया था मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा। किसके द्वारा? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा। तो 2 प्रश्न यहाँ से याद रखने हैं। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। इसका निर्धारण किसने किया था? इसका निर्धारण किया था मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब ने। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 को किसने जीता है, तो इसको भारत ने जीता है। किसको हराकर? ईरान को हराकर। यानी कि भारत इसका विजेता है और ईरान इसका उपविजेता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है, तो विजेता देश हो जाएगा इसमें भारत। और उपविजेता कौन हो जाएगा? उपविजेता हो जाएगा ब्रिटेन। अगर पूछा जाए कि आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। और ये आयोजन पहली बार किया गया है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको प्रदान किया गया है? शरद कमल को प्रदान किया गया है। इनका संबंध कौन से खेल से है? इनका संबंध है टेबल टेनिस से। नेक्स्ट पॉइंट है कि WPL यानी कि महिला प्रीमियर लीग जो 2023 है उसकी विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम हो जाएगी मुंबई इंडियंस। और मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन थी? मुंबई इंडियंस की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत को किस संगठन का सदस्य चुना गया है? तो भारत को अभी हाल ही में 3 संगठनों का सदस्य चुना गया है। ये 3 संगठन कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, दूसरा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और तीसरा हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड। ये जो 3 संगठन हैं, इन तीनों संगठन का सदस्य किसको चुना गया है? भारत को चुना गया है। अब इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि इनका जो सदस्य चुना गया है भारत को कितने समय के लिए चुना गया है। तो भारत को जो है संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए 1 जनवरी 2024 से इसका कार्यकाल शुरू हो जाएगा भारत का। और 1 जनवरी 2024 से 4 साल के लिए चुना गया है। इसी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ जो रोकथाम आयोग है उसमें भी 1 जनवरी 2024 से कार्यकाल शुरू हो जाएगा और इसमें भी 4 साल के लिए चुना गया है।
लेकिन अगर पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड है, इसका कार्यकाल भी शुरू होगा 1 जनवरी 2024 से ही, लेकिन इसमें चुना गया है केवल और केवल 3 साल के लिए। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की। तो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 24 देश शामिल हैं। अब अगर पूछा जाए कि जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग है, इस आयोग का भारत जो है इससे पहले कभी सदस्य रह चुका है कि नहीं रह चुका है? तो जवाब होगा हाँ, रह चुका है। तो भारत जो है इसका सदस्य कब बना था? इससे पहले 2004 में बना था, और अब कब बन रहा है? 2024 में। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ रोकथाम जो आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, और इसमें कितने देश शामिल हैं? इसमें 53 देश शामिल हैं। अब हम बात करेंगे यूएनओ की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क की बात जब भी आती है तो मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो ये जो है हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। और यूएनओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें 193 सदस्य देश शामिल हैं। और यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं। अगर पूछा जाए कि यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटारेस। और एंटोनियो गुटारेस का संबंध किस देश से है? इनका संबंध है पुर्तगाल से। अब अगर पूछ दिया जाए कि यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो यूएनओ में भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि हैं वो है रुचिरा कंबोज। कौन है? रुचिरा कंबोज हैं। और यूएन महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यूएन महासभा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं साबा कोरोसी। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है हंगरी से, और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। लेकिन ये जो महासभा है कौन से नंबर की है? 77वें नंबर की है। यानी 77वीं जो महासभा चल रही है उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? साबा कोरोसी को बनाया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अप्रैल माह का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? तो बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें अप्रैल माह का अध्यक्ष चुना गया है रूस को। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं। ये जो 5 स्थायी सदस्य हैं इनके नाम भी हमको याद रखना है। अमेरिका हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा और चीन हो जाएगा। ये 5 देश इसमें शामिल हैं और इनके पास वीटो पावर होती है। अगर बात करेंगे तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, इनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का जो परीक्षण है ये किसके द्वारा किया गया है? 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? उत्तर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। ये कहाँ पर, ये जो कंपनी है कहाँ पर स्थित है? ये कंपनी हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा धवन सेकंड। क्या हो जाएगा? धवन सेकंड हो जाएगा। इसका नाम धवन कहाँ से आया है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका नाम आया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो इसका यूज है कहाँ पर किया जाएगा, तो विक्रम सेकंड जो रॉकेट है उसको लॉन्च करने में इसका यूज किया जाएगा। अब बात आई है यहाँ पर हैदराबाद की। तो हैदराबाद की बात करेंगे तो जो हैदराबाद रियासत थी इसको भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो भारतीय संघ में इसको 1948 में मिलाया गया था। और इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? इसके लिए चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। और अगर पूछ दिया जाए कि जो हैदराबाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। अब हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो देश का पहला जो निजी रॉकेट है ये है विक्रम एस। और ये जो एस है, एस कहाँ से आया है? ये आया है स्काई रूट कंपनी से, जो जिसको हमने अभी अभी पढ़ा है। और स्काई रूट ये जो एरोस्पेस कंपनी है कहाँ है? हैदराबाद में है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि वन वेब के जो 36 उपग्रह हैं इसको किसने लॉन्च किया है? तो वन वेब के जो 36 उपग्रह हैं इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। और रॉकेट पूछा जाए कि कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो LVM-3 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है।
उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ओफेक 13 क्या है, जो ओफेक 13 है ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया एक जासूसी उपग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टेमिस सेकेंड मिशन में महिला अंतरिक्ष यात्री जो है उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा क्रिस्टीना कोच। ये जो आर्टेमिस सेकेंड मिशन है इसके लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है और उनमें से जो एकमात्र महिला है कौन है, क्रिस्टीना कोच है। क्रिस्टीना कोच के नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। इनका रिकॉर्ड क्या है कि ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला हैं और ये कितने समय तक रही हैं अंतरिक्ष में, ये 328 दिनों तक अंतरिक्ष में रह चुकी हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है INS-2B जो उपग्रह है इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C-54 से। PSLV का मतलब क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय विद्युत योजना का मसौदा जो है वह किस अवधि के लिए जारी किया गया है। राष्ट्रीय विद्युत योजना का जो मसौदा है ये कितने समय के लिए जारी किया गया है, तो 2022 से लेकर 2027 तक के लिए इसको जारी किया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि ये पहली बार कब, 2007 में घोषित किया गया था। उसके बाद में हम बात करेंगे लल्लन टॉप प्रश्नों की, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि जो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है इसको कितने समय के लिए स्टार्ट किया गया है, तो इसको जो है 2022 से लेकर 2027 तक के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। अब इसमें किया क्या जाएगा, जो भी 15 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं और ये जो व्यक्ति हैं कैसे होंगे, निरक्षर होंगे। 15 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी व्यक्ति हैं और वे निरक्षर हैं तो उनको साक्षर बनाना इसका उद्देश्य है और इसके लिए कितना पैसा पास किया गया है, 1037.90 करोड़ रुपए इसके लिए पास किया गया है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा मोढेरा, और ये मोढेरा कहाँ है, गुजरात में है। उसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य कितना रखा गया है, पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण मिलाने का जो लक्ष्य है कौन से वर्ष को रखा गया है, तो उत्तर हो जाएगा 2025-26। SDG जो है, SDG जो गोल हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं, इनको कितनी अवधि के लिए शुरू किया गया है, तो 2015 से लेकर 30 तक के लिए इनको शुरू किया गया है। और SDG गोल की संख्या कितनी है, SDG गोल की संख्या है 17। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई हैं, तो उत्तर हो जाएगा किम कॉटन, और ये कहाँ की हैं, ये न्यूजीलैंड की हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो उत्तर हो गया किम कॉटन, कहाँ की हैं, न्यूजीलैंड की हैं। और इन्होंने जो मैच खेला है मतलब जिसमें इन्होंने अंपायरिंग की है वो कौन सा मैच था, तो वो जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के बीच हो रहा था और उसी में इन्होंने अंपायरिंग की है। अब अगर इसी प्रकार से पूछ दिया जाए कि वनडे क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तो उत्तर हो जाएगा क्लेयर पोलोसॉक। और इसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तब भी उत्तर होगा क्लेयर पोलोसॉक। और अगर पूछ दिया जाए कि रणजी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, तब उत्तर हो जाएगा वृंदा राठी। तो 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग करने वाली महिला कौन है, किम कॉटन है। और वनडे में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, क्लेयर पोलोसॉक है। टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, क्लेयर पोलोसॉक है। रणजी मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन है, वृंदा राठी है। उसके बाद में अगर बात करेंगे कि ICC के द्वारा T20 पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुनाया गया है, ICC के द्वारा T20 पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है सूर्य कुमार यादव को, ये भारत के हैं। उसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि वनडे के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो बाबर आजम को, ये कहाँ के हैं, ये पाकिस्तान के हैं। इसी प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि टेस्ट में पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो बेन स्टोक को चुना गया है, ये UK के हैं यानी कि ब्रिटेन के हैं यानी कि इंग्लैंड के हैं। अगर पूछ दिया जाए कि खेल भावना दिखाने के लिए यानी कि स्पिरिट प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, तो आसिफ को चुना गया है, ये कहाँ के हैं, ये हैं नेपाल के, कहाँ के हैं, नेपाल के हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, तो 2023 में जो IPL हो रहा है, ये IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है, तो ये IPL का 16वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर का नाम क्या है, तो एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर का नाम है ऋतुराज गायकवाड़। क्या है, ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गांधी सियासत और संप्रदाय जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं पीयूष बबेले। कौन है? गांधी सियासत और संप्रदाय जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं पीयूष बबेले। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक देखेंगे तो वॉर एंड वीमेन जो पुस्तक है ये किसकी है? एम हुसैन की है। आज़ाद आत्मकथा ये किसकी है? ये गुलाम नबी आज़ाद की है। एज गुड एज माई वर्ड किसकी है? राजेश चंद्रशेखर की है। मुंडकोपनिषद किसकी है? डॉक्टर करण सिंह की है। विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है किसकी है? ये सलमान रुश्दी की है। अंबेडकर ए लाइफ ये पुस्तक किसकी है? ये शशि थरूर की पुस्तक है। जितनी भी यहाँ पर पुस्तकें लिखी हुई हैं ये सभी की सभी पुस्तकें लेटेस्ट पुस्तकें हैं और इनके लेखक आपको जरूर पता होने चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि हाल ही में नाडा ने, नाडा मतलब NADA ये हो गया नाडा, तो हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगा दिया है? तो उत्तर हो जाएगा संजीता चानू। संजीता चानू किस राज्य की हैं? ये मणिपुर की हैं। और ये कौन है? ये एक वेट लिफ्टर हैं। नाडा की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसी प्रकार से एक वाडा होता है तो उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अब यहाँ पर बात करेंगे संजीता चानू की, तो संजीता चानू ने कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार गोल्ड मेडल जीता है। एक बार 2014 के कॉमनवेल्थ गेम में और एक बार 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये किस में पाया जाता है? ये पुरुषों में पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित जितने भी पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी के सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में आयोजित किए गए हैं ये कहाँ पर आयोजित हुए हैं? तो बर्मिंघम यूके में इनका आयोजन किया गया। अगर पूछा जाए कि जो पदक तालिका है इसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को चौथा स्थान मिला है। और पहला स्थान किसको मिला है? पहला स्थान इसमें ऑस्ट्रेलिया को प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाए कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में आयोजित किए गए हैं ये इनका कौन सा संस्करण था? तो ये इनका 22वां संस्करण था। और इनका शुभंकर क्या था? इनका शुभंकर था पेरी द बुल। अगर पूछ दिया जाए कि 2026 में जो आयोजन होगा उनका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुए हैं उसमें जो है भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू ने जीता था 49 किलोग्राम की कैटेगरी में। और ये कहाँ की हैं? ये मणिपुर की रहने वाली हैं। और अगर पूछ दिया जाए किस खेल से संबंधित है तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि जो इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हुआ है इसमें महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो महिला क्रिकेट टीम ने इसमें सिल्वर पदक जीता है। उसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि सर्वाधिक पदक जो है किस भारतीय के द्वारा जीते गए हैं, किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो शरद कमल ने जीते हैं। इनका संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से है। उसके बाद में अगर पूछ दिया जाए कि समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? तो समापन कार्यक्रम में जो ध्वजवाहक थे निखात सरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं और शरद कमल जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। ये समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक थे। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर ने प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने साल पूरे कर लिए हैं? 50 साल पूरे कर लिए हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब शुरू हुआ था? 1973 में शुरू हुआ था। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? बांदीपुर पूछे, बनेरघट्टा पूछे, ये सब कहाँ है? ये सब कर्नाटक में है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।